नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, तो कृपया ये वीडियो ना देखें। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझे घर आएंगे। इससे अच्छा ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आज मैं प्रधानमंत्री जी का कुछ सच आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस सच को देखकर भक्तों को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपको मज़ा आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आज मैं वो सच दिखा रहा हूँ जो आपको कभी पहले सुनाई नहीं पड़े होंगे। कुछ दिनों पहले मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। उनके कार्यकाल में लोग उनके शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते थे, मौनी बाबा कहते थे। उन्हें मोहन मोहन यानी चुप रहने वाले इंसान की उपाधि भी दे दी गई थी। अपने आखिरी वक्तव्य में उन्होंने बड़ी गहरी बात की थी, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, यानी इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। और उनकी बात समझने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस प्रधानमंत्री का लोगों ने कम बोलने पर मजाक उड़ाया, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 110 से भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौंकिएगा मत, 110 से ज़्यादा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इंटरव्यू नहीं होता है जिसमें चीज़ों को एडिट किया जा सके। सब लाइव होता है। किसी भी अखबार या चैनल का कोई भी पत्रकार कुछ भी सवाल पूछ सकता है। मनमोहन सिंह जी को अपना काम आता था, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इसलिए कभी सवालों से डरे नहीं। 2014 की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 62 सवालों के जवाब दिए। और फिर आए हमारे विश्व गुरु मोदी जी। इनको तो प्रोजेक्ट ही ये बोलकर किया गया था कि ये महान वक्ता है, बहुत बड़े ओरेटर हैं, मंच से कमाल करते हैं। इस तरह की बातें, ढेर सारी बातें। चुनावी रैलियों के मंच से मोदी जी के जुमले और नफरती भाषणों की तो अब 10 साल में हम लोगों को आदत हो चुकी। साथ ही इस बात की भी आदत हो गई है कि मोदी जी बस बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, अपने मन की बात करेंगे, लेकिन लोगों के मन के सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे। मनमोहन सिंह की 110 से भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पिछले 10 सालों में मोदी जी की कितनी? 0। बिल्कुल सही समझे आप, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अमेरिका वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दे, भारत की बात कर रहा हूँ। अब सोचिए, कम बोलने वाला मगर सबके सवालों के जवाब देने वाला अच्छा था, या बस अपनी बातें हाँकते हुए सवालों के वक्त चुप रहने वाला प्रधानमंत्री? मगर मोदी जी को ये पता है कि सवालों से तो बचना है, मगर जनता के बीच भी दिखना है। इसलिए रैलियों में बोलते हैं, रेडियो पर बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर बोलते हैं। हालांकि हर रोज तो चुनाव नहीं होते और रेडियो सुनने वाले भी कम होने लगे हैं, तो मोदी जी गाहे बगाहे टीवी के माध्यम से सवाल जवाब का नाटक जरूर करते हैं। जहां सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आम काट कर खाते हैं या चूस कर, या फिर आप बटुआ रखते हैं या नहीं, और मोदी जी अपनी मर्जी से सवालों के जवाब भी अनोखे तरीके से दे देते हैं, जैसे वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। लेकिन अब जनता असली पत्रकारिता और गोदी मीडिया में फर्क जानने लगी है। सही खबरें और उनके सटीक विश्लेषण के लिए जनता ने इंटरनेट का रुख कर लिया है। यही कारण है कि 4PM सवा साल में देश में सबसे ज़्यादा व्यू वाला पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में चैनल बन गया है। आप सोचिए, अगर हम सच नहीं बोल रहे होते, हम ये गाथा नहीं कह रहे होते, आसान होता है लगभग सवा साल तक हर महीने देश में नंबर 1 रहना। तो जाहिर है, जब जनता ने इंटरनेट का रुख किया और कई खोजी चैनल जो बिना डरे वो दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए इस समाज में दिखाए जाने की जरूरत है। मोदी जी की एक बात तो माननी पड़ेगी, PR के मामले में खुद को जबरदस्त अपडेट रखती है। जमाना इंटरनेट का है तो इंटरनेट पर पहुंच गए। मोदी जी का 3-4 दिन पहले एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर आया। पॉडकास्ट कोई नई चीज़ नहीं है, मोटी मोटी वो इंटरव्यू जिसमें हल्के फुल्के सवाल पूछे जाते हैं और वो भी पहले बता दिए जाते हैं, और ये इंटरव्यू टीवी की बजाय इंटरनेट पर आता है। बस यही पॉडकास्ट है। नरेंद्र मोदी के साथ ये पॉडकास्ट किया निखिल कामत ने। जेरोदा नाम की शेयर ब्रोकिंग कंपनी इन्होंने शुरू की है। शेयर मार्केट का भट्टा बैठा हुआ है, वो अलग बात है। इसलिए यंग जनरेशन के बीच एक एंटरप्रेन्योर के रूप में इनका काफ़ी क्रेज है। नई युवा पीढ़ी को कैसे अपने खुद के बिजनेस से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी इनकी पॉडकास्ट की मंशा होती है। गंभीर भाव के साथ बात करते हैं तो ऐसा लगता है काफ़ी सीरियस सवाल पूछते होंगे। आम खाने और पर्स रखने जैसे बचकाने सवाल के ऊपर कुछ कमाल की बात होगी, लेकिन ऐसा खास कुछ हुआ नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम का पॉडकास्ट है। जाहिर सी बात है, अनएडिटेड इंटरव्यू और भी लंबा होगा, 3-4 घंटे का होगा। अब सोचिए,
देश के प्रधानमंत्री एक तरफ इतने व्यस्त हैं कि 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 1 घंटा तो छोड़िए, संभल और मणिपुर की घटनाओं पर 1 मिनट भी नहीं बोल सकते। लेकिन वही प्रधानमंत्री इतनी फुर्सत में हैं कि अपने बचपन और जवानी के संघर्ष की कहानियां बार बार सुनाने के लिए इनके पास वक्त ही वक्त है, और वो भी 2 से 3-4 घंटे लंबे पॉडकास्ट के लिए। अगर वाकई यह पॉडकास्ट बिल्कुल इनके निजी जीवन के बारे में होता तो मैं यहाँ बैठकर उसका रिव्यू नहीं कर रहा होता। ठीक है, मोदी जी को भी हल्के फुल्के पलों को जीने का अधिकार होना चाहिए, और उनके जीवन के संघर्षों की कहानी से अगर देश का युवा मोटिवेट हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पॉडकास्ट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था। मोदी जी ने अपनी और अपनी सरकार की बड़ा चढ़ाकर तारीफ की। सरकार की नाकामियों पर ना सवाल पूछे गए और ना स्वयं कुछ बताया गया। अपनी निजी जीवन की घटनाएं भी भोलेपन के साथ नहीं बल्कि चतुराई के साथ गढ़ी हुई लगी। बातों में विरोधाभास पूरे तरीके से छाया हुआ लगा। अब क्योंकि पॉडकास्ट व्यक्ति नरेंद्र मोदी का नहीं था, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी का था, इसलिए उसका रिव्यू यानी विश्लेषण करना बनता है। इंटरव्यू शुरू होते ही बड़े हल्के फुल्के अंदाज में 10 साल की उम्र तक के बचपन की कुछ यादें बताने को कहा गया। जवाब में मोदी जी ने जो कहा वो बस मोदी जी कर सकते हैं, आप भी सुनिए। बचपन में वहीं रहा, तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था। कमाल है ना, चाय भी मोदी जी बेचते थे, सारे घर के कपड़े भी मोदी धोते थे, और वो भी बचपन में। 10 साल की उम्र में चाय भी बेच ली, कपड़े भी धो रही है। ऐसा लगता है कि पैदा होते ही पूरे घर की जिम्मेदारी बस इन्हीं पर डाल दी गई। अरे भाई, घर में माँ थी, पिताजी थे, 6 भाई बहनों में मोदी जी तीसरे नंबर पर हैं। इनसे बड़े इनके 2 भाई हैं, वो कपड़े क्यों नहीं धोते थे? ये सब बेचारे भी कुछ तो करते ही होंगे। हालांकि आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा और सुना कि मोदी जी ने अपने माँ बाप के संघर्षों की बात विस्तार से की हो। कैसे उन्होंने इनको और इनके भाई बहनों को पाला होगा, जैसे सब माँ बाप करते हैं। इनके बड़े भाई ने जरूर इस बात को समझा है। खुले तौर पर मंच से उन्होंने बोला है कि नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला मत कहो, चाय बेचने वाले का बेटा कहो, क्योंकि संघर्ष उनका था। आप भी देखिए। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। चाय तो अकेले नरेंद्र भाई ने नहीं बेची है, हम 5 भाई थे, 5 भाई बेचता, जिसका नंबर लगता था वो बेचता। कितने आसान शब्दों में इनके भाई ने बात बोल दी कि जिसके सिर पर मुकुट होता है उसे पत्रकार बड़ा बना देती है। वही तो हो रहा है। मोदी और गोदी दोनों इनके इमेज मेकओवर में लगे रहते हैं। जैसे निखिल कामत ने भी इन्हें महान बताने की कोशिश की। मोदी ने शुरू में कहा कि बचपन में पढ़ाई को लेकर इनके अंदर कंपटीशन का भाव नहीं था। तो पॉडकास्टर की कला देखिए, कैसे मोदी को महान लोगों के बराबर में खड़ा करने की कोशिश की। जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है। somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? मगर मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो आपके और मेरे जैसे इंसान हैं, उनका जवाब सुनिए। देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है, वैसा ही होगा मेरा। ये कहना कि बचपन में वो पढ़ाई के प्रति आलसी थे, ये उनका विनम्र होना नहीं दिखाता, फिलॉसफी के गहरे सवालों पर अचानक ना बोल पाने की कमजोरी दिखाता है। क्योंकि अपनी कभी बता रहे होते तो फिर अगले ही पल खुद को कुश्ती का एक्सपर्ट ना घोषित करते। हालांकि यहाँ भी मलखम को बार बार बल स्तंभ बोल रहे हैं। इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मलस्तंभ सीखता था मैं उस समय। कुश्ती सीखता क्या होता है सर? कुश्ती और मलस्तंभ, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मलस्तंभ होता है। अच्छा। अक्षर ज्ञान मोदी जी की ताकत यानी स्ट्रेंथ कभी नहीं थी। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं। इससे पहले अनुभव मुझे गरियाने लगे, खुद मोदी ने माना है कि वो कभी कॉलेज वॉलेज गए नहीं। सुन लीजिए। तो आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज वॉलेज कुछ देखा नहीं है। नहीं, मतलब जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये वो, यू डिडंट गो इनटू ऑल दैट, बट जस्ट फ्रॉम। हाँ, वो अलग बात है कि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है
तो एमए की डिग्री भी अपने आप आ जाती है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है आर्टिकुलेशन, यानी जो आप कह रहे हैं वो बस कह रहे हैं या दूसरे को समझा भी पा रहे हैं। अगर मोदी जी की बातों को आप ध्यान से सुने तो इस मामले में भी वो पिछड़ते हुए दिखते हैं। जब पॉडकास्टर को लगा कि गंभीर बातों में तो मोदी जी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं, तो उनकी ताकत से जुड़ा सवाल पूछते हैं। सवाल पूछ लिया गया, आप इतने अच्छे वक्ता कैसे हैं? मोदी जी को आराम से कह देना चाहिए था कि बस वही भगवान की दया है, मगर नहीं, भावना में बह गए, बड़ा ज्ञान दे डाला, गांधी जी को बीच में ले आए। केवल 1 मिनट में कैसे गुड़ का गोबर हो सकता है, ये आप भी देखिए। दूसरा मेरा मत है कि भाषण कला, ऑरेटरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब देखिए, महात्मा गांधी हाथ में अपने से भी ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की वकालत करते थे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। महात्मा जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती थी। कम्युनिकेशन की ताकत थी। महात्मा गांधी का राजनीति क्षेत्र था, पॉलिटिक्स था, लेकिन राज्य व्यवस्था नहीं थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो सत्ता पे नहीं बैठे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो जगह बनी उसको नाम राजघाट रखा। मोदी जी, गांधी जी डंडा लेकर चलते थे क्योंकि बुजुर्ग थे। डंडे के सहारे चलना आसान होता है, किसी को मारने के लिए नहीं रखते थे। तो गांधी जी के डंडे और अहिंसा में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि वो टोपी नहीं पहनते थे, लेकिन बाकी सब गांधी टोपी पहनते थे। इस बात का भी कम्युनिकेशन से कोई संबंध नहीं, और ऐतिहासिक तौर पर भी मोदी जी की ये बात गलत है। 1919 में रामपुर के नवाब से मिलने गांधी जी जब गए, तब खिलाफत मूवमेंट चलाने वाले अली भाइयों की मां आबादी बेगम ने गांधी जी के लिए टोपी बनाई थी। गांधी जी को धूप सर्दी वगैरह में सिर ढकने का ये अच्छा तरीका लगा। 2-3 साल तक उन्होंने ये टोपी भी पहनी। बाद में उनको मानने वाले बाकी लोग भी पहनने लगे। इसी तरह गांधी टोपी का चलन शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी का तो अपना ही अद्भुत ज्ञान का एक अलग विश्वविद्यालय चलता है, और जो मोदी जी के लोग इस विद्यालय से ज्ञान लेते हैं वो आगे चलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। ऐसे ही राजघाट का उलूल जुलूल ज्ञान दे डाला। बोलने से पहले मोदी जी अगर रोज कुछ वक्त पढ़ने में लगाएं तो ऐसी गलतियां खुद ब खुद ना हो। गांधी जी की समाधि का नाम इसलिए राजघाट है क्योंकि वो जगह जहां पर गांधी जी की अंत्येष्टि हुई और फिर स्मारक बना, उस जगह का नाम पहले से ही राजघाट है। पीछे से बहती यमुना नदी के किनारे दिल्ली में कई घाट हैं, जैसे निगम बोध घाट और वैसे ही राजघाट। और मोदी जी ने राज व्यवस्था, राजघाट और न जाने क्या क्या जोड़ दिया। मान लेता हूं कि हर आदमी हर विषय का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मुझे भी बहुत सारे विषय नहीं आते, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की तरह हर विषय का एक्सपर्ट बनकर नहीं दिखाना चाहिए। विज्ञान की बात करते हैं तो कहते हैं कि रडार बादलों की वजह से काम नहीं कर पाता। इतिहास में आते हैं तो गांधी जी के डंडे की अहिंसा से तुलना करने लग जाते हैं। पॉडकास्टर ने पूरी कोशिश की थी कि नॉर्मल सवाल पूछे, कुछ भी टेक्निकल ना हो, कुछ भी कंट्रोवर्शियल ना हो, पर मोदी जी को उदाहरण देने की पुरानी आदत है। अपनी बातों में खुद ही गोधरा का जिक्र ले आए। इससे पहले आप हैरान हो जाएं कि मोदी जी ने गोधरा दंगे में दुख जताया हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी उनका अपना महिमा मंडन है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा।
तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूँ कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना और 3 दिन बाद ही गोधरा की खबर आई। उनके अनुसार उन्हें सत्ता और प्रोटोकॉल का कुछ पता नहीं था। इसे कहते हैं आधा सच बताना, पूरा सच मैं बताता हूँ। विधानसभा चुनाव जरूर फरवरी 2002 में हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात से 4 महीने पहले अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। मगर गोधरा की बात आने पर उन्हें सबसे पहले याद आया कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर में बैठकर दौरे पर चले गए। ऐसे महसूस करा दिया मानो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर हवा में रुक रुक के उड़ता है, थोड़ा थोड़ा रुक जाता है फिर उड़ने लगता है। हद है मोदी जी। नानावती कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद निचले कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने मोदी सरकार को गोधरा दंगे के लिए जिम्मेदार नहीं माना, ये बात ठीक है। लेकिन उसी नानावती कमीशन के सामने उस वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे का दिया बयान आज भी चौंकाने वाला है। उनके अनुसार कार सेवकों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाना सरकार का फैसला था। और हमें आज भी याद है कि इतने शवों को एक साथ सार्वजनिक तौर पर देखना नफरत की एक ऐसी लहर लेकर आया जिसने दंगों का भयंकर रूप ले लिया। मगर मोदी जी को बस सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर और अपना त्याग और बलिदान याद है। कोर्ट ने कह दिया कि हमें भी मानना पड़ेगा कि मोदी या उनकी सरकार का गोधरा दंगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है, कुछ ऐसा है कि जब भी शहर में दंगा होता है या तो वहाँ की सरकार मिली हुई होती है या फिर वो सरकार निकम्मी होती है। दंगे रोकने में मोदी सरकार निकम्मी थी या नहीं, आज तक किसी भी कोर्ट में ये सवाल पूछा ही नहीं गया। आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि मोदी खुद तो अपनी कोई भी नाकामी आपको नहीं बताने वाले और ना मानने वाले, बल्कि उल्टा, बिल्कुल उल्टा एक बात जरूर कह देते हैं। जैसे ये देखिए, चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस पे होता है। अब काश कोई मोदी जी से पूछे कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए हर छोटे बड़े चुनाव में रैली करना और भाषण देना उनकी मजबूरी कैसी है। भाजपा के नेताओं की मजबूरी हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। मगर मोदी जी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो ना हो, संसद में बैठने का वक्त हो ना हो, चुनाव के रैलियों के मंच पर जाने का समय जरूर है। मनमोहन सिंह को हमने हर चुनाव रैली में नहीं देखा, और तो और अटल बिहारी वाजपेयी भी हर छोटे बड़े चुनाव में सैकड़ों रैलियां करते नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा हमने। वो दोनों भी प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री अगर देश ठीक से चला रहा हो तो उसके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो हरियाणा के चुनाव में मंच पर हो और महाराष्ट्र के चुनाव में भी मंच पर हो। हर राज्य में चुनाव के वक्त मोदी के पास वहाँ रैली करने का वक्त है, मगर मणिपुर जाने का वक्त आज भी नहीं मिला। मगर ऐसे सीधे और सटीक सवाल पॉडकास्ट पे भला कहाँ पूछे जाने थे। मोदी जी ने दिखा दिया कि गोदी मीडिया इंटरनेट पर भी फैल रहा है। पॉडकास्ट करने वाले कामा जी को मेरी बात से तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तो इंटरव्यू में ही कहा कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। मगर पूरे 2 घंटे जब इस विषय पर है कि किस तरह देश का युवा राजनीति में आए और देश अच्छा बने, तो कम से कम सवाल और उनसे जुड़े जवाब तो न्याय संगत होने चाहिए, ताकि युवा सच में कुछ सीख सके। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को बस अपनी कहानी कहने की छूट है। वो कह रहे हैं कि मैंने इनोवेशन के लिए फंड निकाला है ताकि देश का युवा नई नई चीजें कर सके, खोज कर सके। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है, मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई, भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। अब असलियत देखिए, सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में रिसर्च पर दुनिया में सबसे कम खर्च किया जाता है, केवल 0.7%। अब इसमें भला युवा कैसे इनोवेशन करेगा? क्या बस मोदी जी आपके भाषण सुनकर
कि चाय की दुकान कैसे चलाई जा सकती है, पकौड़े बेचकर गुजारा कैसे किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी बस अपनी धुन में रमे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन यही हैं। मोदी जी बता रहे हैं कि 2005 में जब इन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया तो इन्होंने क्या कहा। और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीज़ा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा। लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूँ कि दुनिया वीज़ा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। अब आप बता दीजिए कि कौन सी दुनिया भारत का वीजा लेने के लिए मर रही है। दरअसल ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया नहीं, चचा ट्रंप ने बेइज्जती कर दी तो मोदी जी को गुस्सा आ गया। टूरिज्म जिसके लिए भारत जाना जाता था, अब तो वहां भी विदेशी सैलानी आना कम हो गए। गोवा की रिपोर्ट डराती है, गोवा खाली पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ देश का पढ़ा लिखा युवा रिकॉर्ड तौर तरीके से देश से बाहर जा रहा है। देश की नागरिकता अरबपति लोग छोड़ रहे हैं। पिछले साल 2,15,000 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी, टाटा बाय बाय कर दिया इंडिया को। मगर मोदी जी ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसमें उनको बस वो और अपनी तारीफ दिखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंटरव्यू के आखिर में जाते जाते वो भी एक अनोखी बात का क्रेडिट ना लेते। पहले सुनिए। अब आप मुझे अबू धाबी में जाऊं और मैं वहाँ, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूँ कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा, एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है कि चलो भाई देशवासियों। अगर एक मुस्लिम देश का शासक मोदी जी की रिक्वेस्ट मानकर मंदिर बनाने की जमीन दे देता है तो ये मोदी जी की तारीफ नहीं है, ये उस इंसान की तारीफ है। मोदी जी की तारीफ तब होती जब हमारे हिंदुस्तान में हर जगह मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने की होड़ ना मची होती। अबू धाबी मैं गया था, वहाँ पे मैंने मस्जिद में फोटो भी देखी मोदी की। अबू धाबी के राजकुमार ने सोचा होगा कि क्या हुआ है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दिल इतना बड़ा तो हो सकता है कि एक मंदिर भी बन जाए। काश मोदी जी भी सोच पाते, क्या हुआ मैं धर्म से हिंदू हूँ, एक धर्मनिरपेक्ष और गंगा जमनी तहजीब वाले हिंदुस्तान का नेता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के मुसलमान भी मेरे अपने हैं और इनकी मस्जिदें बचाना मेरा धर्म है। जिस दिन मोदी जी ऐसा करेंगे उस दिन वो क्रेडिट के हकदार होंगे, मैं उन्हें सैल्यूट करूँगा। मगर पता नहीं वो कब होगा, लग तो नहीं रहा कि कभी होगा, क्योंकि ना कभी मोदी जी किसी को चुभते हुए सवाल पूछने देंगे और ना कभी उनके सही जवाब तलाशने के लिए उनका संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हम और आप ऐसे सवाल पूछना जारी रखेंगे, क्योंकि 4 PM का मतलब ही है जिद सच की। मुझे इंतजार रहेगा, क्या मैं सही बोला या गलत बोला, आप अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।